साथियों, बहुप्रतीक्षित समायोजन प्रक्रिया के बाद विभाग के पास अभी दो कार्य शेष रह गए हैं। पहला प्रमोशन का कार्य और दूसरा एक जो केस चल रहा है त्रिपुरारी दुबे वाला, उसमें प्रभार के लिए जो केस चल रहा है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक की सैलरी दी जाए, वो दो कार्य अब शेष रह गए हैं। समायोजन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को सभी जनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिस भी तरीके से किया गया है वो अब पीछे की कड़ी हो चुकी है। साथियों, अब तैयार हो जाएं प्रमोशन के लिए और विद्यालय का चार्ज ग्रहण करने के लिए। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। प्रमोशन किसका होगा, क्या रूपरेखा होंगी, सारे मानक तय कर दिए गए हैं। साथ ही जो विद्यालय हैं वहाँ पर किसको चार्ज दिया जाएगा, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम कर लेते हैं आदेश जारी किया गया है उसके बारे में। प्रेषक हैं, आदेश जारी किया गया है सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, जो एडी बेसिक हैं उनके द्वारा। अच्छा, इनके द्वारा क्यों किया गया है? क्योंकि ऊपर से सचिव स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी प्रमोशन की प्रक्रिया और प्रभारी प्रधानाध्यापक की जो प्रक्रिया होगी वो एडी बेसिक की देखरेख में होगी, वो इसके अध्यक्ष होंगे। जबकि स्थानांतरण वाली जो समायोजन वाली प्रक्रिया थी उसमें डीएम को अध्यक्ष बनाया गया था। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, बलिया एवं मऊ, क्योंकि आजमगढ़ जिले मंडल के अंदर 3 जिले पड़ते हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ, और यही सेम कंडीशन सभी जिलों के अंदर रहने वाली है। यह आदेश जारी किया गया 31 दिसंबर 2025 को। विषय है इसका विद्यालयों में इंचार्ज प्राध्यापक के प्रभार के संबंध में। साफ लिखा हुआ है कि जो विद्यालयों में इंचार्ज प्राध्यापक है उनके प्रभार के संबंध में। आपको अवगत है कि आज दिनांक 31 दिसंबर 2025 को एसीएम की समीक्षा बैठक में उपरोक्त बिंदु पर प्रगति आख्या के विषय में समीक्षा की जाएगी। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में 150 से अधिक छात्र संख्या है वहां पर स्थायी हेडमास्टर पदोन्नत तैनाती किया जाना है, तथा शेष प्राथमिक विद्यालयों जहां पर 150 से छात्रों से कम छात्र संख्या है वहां पर वरिष्ठतम अध्यापक को प्रभार दिया जाना है। ये हमारा प्राथमिक का हो गया। अभी उच्च प्राथमिक का भी देख लेते हैं। इसी प्रकार जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या है, यदि वहां पर स्थायी तैनाती प्रधानाध्यापक नहीं है तो वहां पर प्रधानाध्यापक पद पर तैनाती पदोन्नति की जानी है। तो दो चीजें हैं, प्राथमिक में 150 से ऊपर बच्चे हैं या 150 से कम है, 150 से लेकर ऊपर जितने भी है हमारे छात्र हैं, वहां पर अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो वहां प्रधानाध्यापक भेजा जाएगा। अगर 150 से कम है, अगर आपके यहाँ 149 बच्चे भी हैं तो वहां पर वरिष्ठतम अध्यापक को ही प्रभार दे दिया जाएगा। और प्रभार के लिए इस बार लिखित आदेश आएंगे जिसमें साफ लिखा होगा कि आपको प्रभार लेना है और इसका कोई भी अतिरिक्त मानदेय आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां पर 100 से अधिक छात्र हैं वहां पर अगर कोई प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं है स्थायी तौर पर, तो वहां पर भी प्रधानाध्यापक की तैनाती की जाएगी। अगर उससे नीचे हैं तो फिर वहां पर भी चार्ज वरिष्ठतम अध्यापक को दे दिया जाएगा। उपयुक्त कार्य के लिए जनपद की 2 वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। इनके लिए 2 अलग अलग वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी, सेपरेट। पहली है जूनियर के सहायक अध्यापकों की तथा प्राथमिक विद्यालयों के पदांकित प्रधानाध्यापकों की एक सम्मिलित जनपदीय वरिष्ठता सूची। जो जूनियर के सहायक अध्यापक है वो और प्रधान अध्यापक हैं प्राथमिक के, उनकी एक सम्मिलित सूची बनाई जाएगी, जनपद स्तर पर बनाई जाएगी, इस विद्यालय स्तर पर नहीं बनाई जाएगी। इसके अलावा प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की जनपदीय वरिष्ठता सूची और प्राइमरी के जो सहायक अध्यापक हैं उनकी एक अलग से वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी। उपयुक्त सूची तैयार होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के हेड मास्टर पद पर जहां 150 से अधिक छात्र संख्या हो परंतु हेड मास्टर स्थायी तौर पर पदांकित न हो, वहां प्रमोशन द्वारा प्रधानाध्यापक तैयार किया जाना है। यहाँ पर 150 से अधिक अध्यापक छात्र हैं, वहां पर अगर स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है प्राथमिक विद्यालय में तो वहां पर स्थायी प्रधानाध्यापक की तैनाती की जानी है। तथा जिन जूनियर विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या हो परंतु वहां पर समायोजन द्वारा प्रधानाध्यापक स्थायी तौर पर तैनात न हो, ऐसे जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की जानी है। सेम ऐसे ही
यहाँ पर 100 से अधिक छात्र संख्या है जूनियर विद्यालयों में, वहाँ पर स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है तो वहाँ पर भी स्थायी प्रधानाध्यापक की तैनाती की जानी है। उपरोक्त कार्य आपका 15 जनवरी 2025 तक पूर्ण किया जाना है। इसका मतलब है कि जो हमारा शीतकालीन अवकाश है उसके दौरान ये सारे कार्य कंप्लीट कर लिए जाएंगे। आप जैसे ही विद्यालय खुलेंगे वहाँ पर आपको ये प्रक्रिया पूरी मिलेगी। जिन विद्यालयों में 150 से कम छात्र अध्ययनरत हैं तथा जिन जूनियर हाई स्कूलों में 100 से कम छात्र अध्ययनरत हैं वहाँ पर न तो प्रधानाध्यापक तैनात होंगे और न ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाएगा। साथियों, जैसा हमने पहले बताया था कि वहाँ ऐसे विद्यालय प्राथमिक के जहाँ 150 से कम छात्र हैं और जूनियर के जहाँ 100 से कम छात्र हैं वहाँ पर ना तो प्रधानाध्यापक होगा ना ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब है जो त्रिपुरारी वाला केस है उसकी काट हमारा विभाग पहले ही निकाल चुका है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की भविष्य में आप पैसा नहीं मांग सकते प्रधानाध्यापक पद का। ऐसे विद्यालयों में केवल उस विद्यालय में तैनात वरिष्ठतम अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक पद का प्रभार दिया जाना है। साफ लिखा हुआ है कि प्रभार उनका जो वरिष्ठतम अध्यापक है उनको ही प्रभार दिया जाएगा। यदि संबंधित वरिष्ठतम अध्यापक इंचार्ज न बनने हेतु लिखित अनुरोध करते हैं तो उनसे कनिष्ठ अध्यापक को ऐसे विद्यालय में इंचार्ज का प्रभार दिया जाएगा। अच्छा, जिन विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम छात्र है या फिर जूनियर में जहाँ 100 से कम है वहाँ पर सबसे वरिष्ठतम अध्यापक को प्रभार दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई वरिष्ठतम अध्यापक लिखित में देता है कि वो नहीं बनना चाहता है तो उसके फिर कनिष्ठ को दे दिया जाएगा और उनको लेना ही पड़ेगा, फिर वो मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंडीशन आएंगी जहाँ पर वरिष्ठ नहीं लेगा तो जूनियर भी उनके कनिष्ठ भी कहेंगे कि यह नहीं ले रहे हैं तो हम भी नहीं लेंगे। ये पछड़े वाली चीज़ें सामने आएंगी जरूर। लोग फिर से कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि जब ये मना कर सकते हैं तो हमसे कंपलसरी क्यों किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु आज ही तत्काल एक पत्रादेश आपके स्तर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्गत किया जाना है, जिसका आलेख नमूना पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से निर्गत किया गया है कि कृपया अपने हस्ताक्षर से अपने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों को 1 घंटे के अंदर पत्रादेश करना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी किया है मनोज कुमार मिश्रा जी जो एडीवे सिंह हैं आजमगढ़ मंडल के, उनके द्वारा। अब साथियों बात कर लेते हैं कि प्रमोशन के लिए जो लिस्ट तैयार होगी वो किस तरीके से होगी। यहाँ पर 2 कंडीशन तो नोट दे दी हैं कि जूनियर के सहायक अध्यापकों, प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों की एक सम्मिलित सूची और प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की जनपदीय वरिष्ठता सूची दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो समायोजन में दूसरे जनपदों से आए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। साथियों, उनके लिए हम बता दें कि पहले ही भी हमने बताया था कि जनपद में आपके आने की या चार्जभार ग्रहण करने की जो पहले माना जाता था वो अब समाप्त कर दिया गया है। ये नहीं लगेगा कि आपने विद्यालय में अगर 2 दिन बाद चार्ज लिया है तो आप जूनियर हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये अब समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए आपका जिस दिन का सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया है उसी दिन की आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। साथ ही जनपद में अगर आप ट्रांसफर लेकर आ रहे हैं तो आपकी जो भी नियुक्ति होगी वो मौलिक तिथि के अनुसार मानी जाएगी। मौलिक तिथि को ही हम कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जनपद से आ रहे हैं तो आपका जो भी वरिष्ठता है वो समाप्त कर दी जाएगी। पहले ये होता था कि जनपद के जो अध्यापक हैं उनको वरिष्ठता दी जाती थी जो पहले से कार्यरत हैं, प्रमोशन के दौरान वो किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रभार दिया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आपकी मौलिक नियुक्ति ही मान्य की जाएगी। जैसा कि अगर आप दूसरे जनपद में 2015 में ज्वाइनिंग लिए हैं और यहाँ पर 2023 में आए हैं तो आपका 2015 से ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका 2023 काउंट किया जाए। अगर विद्यालय में आपके में 2019 वाला अध्यापक है और आपका 2015 से ज्वाइनिंग करने के बाद आप दूसरे जिले से आए हैं तो आपको ही वहाँ पर वरिष्ठ माना जाएगा जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज देने के लिए। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। साथियों, कुछ लोगों की एक और चीज़ें रहती हैं कि उनका चयन वेतनमान लग गया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चयन वेतनमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चयन वेतनमान एक आपको सुविधा दी जाती है, 10 साल का वित्तीय लाभ है वो आपको मिल गया है। इसका किसी भी तरीके का वरिष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आप अपने विद्यालय में सहायक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं, साथ ही आप चार्ज लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जिससे हमें आपके विचारों के बारे में जानकारी मिलती रहे। जिस प्रकार म्यूचुअल के लिए चयन वेतनमान का कोई महत्व नहीं होता है। कोई अध्यापक अगर 12 साल या 13 साल नौकरी कर चुका है और 10 साल का चयन वेतनमान ले चुका है और दूसरा जैसे 2 या 3 साल हुए हैं वो भी सहायक अध्यापक पर है, तो वो आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चयन वेतनमान से आपका कुछ चेंज हुआ है, आप सीनियर हो गए हैं, आप फिर भी सहायक अध्यापक ही रहेंगे। तो चयन वेतनमान वाला पॉइंट अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं विद्यालय के चार्ज का क्या नियम है। विद्यालय के चार्ज का नियम यह है कि विद्यालय में कार्यरत सबसे वरिष्ठ अध्यापक हो, जिसके सामने किसी भी प्रकार की बड़ी विभागीय बाधा ना हो। विभागीय बाधा का मतलब है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही हो, उनको ही विद्यालय का चार्ज दिया जाता है। यह स्पष्ट आदेश है। विद्यालय का चार्ज जो है हमारा किसी भी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। विद्यालय में जो सीनियर है उनको दे दिया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर विद्यालय में उपस्थित सीनियर अध्यापक उन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर कनिष्ठ को दिया जाएगा। अगर दोनों ही लिखित में ये देते हैं कि हमें चार्ज नहीं चाहिए तो फिर विभागीय कार्यों को प्रभावी रूप से चलाए रखने के लिए जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको ही विद्यालय का चार्ज दे दिया जाएगा और फिर उनको विद्यालय का चार्ज लेना ही पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर लोगों का तर्क होता है कि पहले जैसे विद्यालय के जो पास वाले विद्यालय हैं वहाँ पर किसी को भी चार्ज दे दिया जाता था, क्या इस तरीके से दिया जा सकता है? साथियों, दिया तो जा सकता है लेकिन अब वो परिपाटी चेंज कर दी गई है। तो आप इस अपने हिसाब से गणित ना लगाएं कि हम ना लेंगे दोनों लोग और किसी बगल वाले विद्यालय में चार्ज दिला दिया जाएगा, तो ऐसा बहुत ही कम होने वाला है, ऐसा मुश्किल होगा। तो आप चार्ज के लिए हमेशा तैयार रहें। साथ ही निष्कर्ष क्या निकलता है संक्षिप्त तौर पर वो भी बताते हैं। साथियों, सीनियरिटी दो तरीके से होती है, एक मौलिक नियुक्ति और एक जनपद स्तरीय। जनपद स्तरीय जो सीनियर नियुक्त तय की जाती है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए की जाती है, जैसे विद्यालय का चार्ज हुआ या किसी भी चीज़ों के लिए। तो दोनों अलग अलग होती हैं। मौलिक नियुक्ति की तिथि आपकी सीनियरिटी हमेशा बनी रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको कई सारे प्रश्नों के हल इसमें मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।